बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली ने असम्बलियों से इस्तीफ़े तो दे दिए लेकिन बरात वापस करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई के बाज़ मेंबरान ने अब तक घर और गाड़ी सरकारी वापस नहीं किए हैं। जो रूल्स के मुताबिक 15 रोज़ के अंदर अंदर सरकारी घर और गाड़ी वापस करना होती है। अब जब सवाल किया जाता है पीटीआई रहनुमाओं से इस बारे में तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि सरकारी घर और गाड़ी चोरों के हवाले नहीं कर सकते हैं। इस बयानी से पीटीआई रहनुमाओं का इमेज अवाम में कितना ख़राब हो रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे हुकूमत की जानिब से जो मुश्किल फैसले लेने में ताख़ीर हो रही है, इसको लेकर हुकूमती इत्तेहादी जमातों की एक बड़ी बैठक भी लगी है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी आज इस बात का एतराफ़ किया सहाफ़ियों के सामने कि मुआशी हालात तवक्को से ज़्यादा ख़राब हैं। मुश्किल मुआशी फ़ैसले लेने में ताख़ीर कितनी मुश्किलात हुकूमत को पहुँचा रही है, कितना मुआशी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को इसका। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो नया बयानिया अपनाया गया है कि उनकी जान को ख़तरा है। इस हवाले से हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत भी वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को कर दी है और साथ में अदालती कमीशन बनाने की इस मामले पर पेशकश भी कर दी है। क्या ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार वहीद हुसैन साहब और सीनियर तजियाकार मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, न सरकारी घर वापस कर रहे हैं हुकूमती मेंबरान, न गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं, मौक़िफ़ ये है कि चोरों के हवाले नहीं की जा सकती ये चीज़ें। ये बयानिया कितना इमेज ख़राब कर रहा है पीटीआई रहनुमाओं का? देखिए, सिर्फ ये बयानिया इमेज ख़राब नहीं कर रहा, पूरी सियासत की साख ही ख़त्म हो रही है और ख़राब हो रही है। एवरी पासिंग डे के साथ गो कि वो आपका सवाल नंबर 2 है, लेकिन जो मुल्क की सियासत के हालात हैं, जो मुल्क की मईशत के हालात हैं, जिस तरीके से अफरा-तफरी का आलम है, जिस तरीके से किसी को ये नहीं समझ कि इस मुल्क में होने क्या जा रहा है। हम श्रीलंका के बिल्कुल पीछे-पीछे चल रहे हैं और हमारी कोई हुकूमत फ़ैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हुकूमत जो हुकूमत तो है, लेकिन उसको खुद अपने हुकूमत होने का यकीन नहीं है और वो कोई फ़ैसला लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसकी एक सियासी कीमत है। वो मुल्की इंटरेस्ट, अवामी इंटरेस्ट को सियासी कीमत से, अपनी सियासी कॉस्ट से नीचे रखती है। वो कहती है कि सियासी कॉस्ट मैं कभी भी नहीं होने दूँगी। तो जहाँ पर आपकी सियासत का, चाहे वो कोई एक पार्टी है, वो दूसरी है जो इस वक़्त हुकूमत में है, या तीसरे कोई और है जो कि घर वापस नहीं करता या गाड़ियाँ वापस नहीं करता, सबकी साख तबाह बर्बाद हो रही है। आपके पास ऑप्शन है कि दो ऑप्शन रह जाएँगे, श्रीलंका वाला हाल खुदा न ख़ास्ता, या फिर ये कि कोई और आए और इस वैक्यूम को फ़िल करे, क्योंकि आप लोग तैयार नहीं हैं ये फ़ैसले करने के लिए। ये सबक क्यों नहीं हमारे सियासतदानों को समझ आता कि जो फ़ितरी और कुदरती निज़ाम है वो वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं करता। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि नेचर अबहॉर्स वैक्यूम। तो जहाँ पर फैसले ना हों, जहाँ पर ये कहा जाए और ऐलान कहा जाए कि हम ये ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ये कौन ज़िम्मेदारी उठाएगा? फिर कोई और आएगा तो फिर हम ये शिकायत करेंगे कि इनका तो काम ही नहीं है, इनका तो रोल ही नहीं है, ये तो हुकूमत में आ जाते हैं और हटा देते हैं। अल्लाह करे ऐसा रास्ता ना हो, लेकिन कुछ ख़्याल कीजिए। जहाँ तक आपके पीटीआई के मुतालिक सवाल है, इसमें एक हल्का-सा रिडेम्पशन भी है, एक पॉज़िटिव चीज़ भी है। पॉज़िटिव ये है कि अभी तक इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए। तो कोई ना कोई बहाना तो है कि जब कोई फ़ैसला होता है, फ़ैसला क्या होता है हमें नहीं पता। इलेक्शन में जाएँगे, यही हुकूमत रहेगी, कोई और आएगा, कोई नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, वो ट्रांज़िशन गवर्नमेंट होगी, तो कोई ना कोई लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन मौजूद है जिसके साथ बात करके एक आप इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस कर सकते हैं। अगर आप मजबूर कर दें उनको कि आके बैठें और आप अभी भी मेंबरान हैं नेशनल असेंबली के और लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आगे रास्ते निकलने का रास्ता तो मौजूद है। तो चंद दिनों के लिए गाड़ियाँ और ये जो घर हैं, अगर नहीं भी वापस आएँगे तो साख और तरीके से बहाल होगी, इन चीज़ों से बहाल नहीं होगी। साख ख़राब होने में बेइंतहा, और रोज़मर्रा आपके डॉलर और उसकी कीमत देखें अपना क्या हाल हो गया, आपका मईशत का, आपको समझ आ जाएगी कि साख कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, पीटीआई रहनुमा सरकारी गाड़ियां और घर वापस ना करके अवाम में अपना इमेज मजीद खराब कर रहे हैं। देखो, इन्होंने माजी में यही किया था। जब धरना दिया था सन 14 का और इस्तीफे दे दिए थे असेंबलियों में, तो उसके बाद जब चंद दिनों के बाद वापस लौट आए, बल्कि बहुत दिनों के बाद वापस लौट आए, तो सारी बारात वापस ले ली। नहीं, इस काम में बहुत तेज़ है ये, तो जो कुछ उनको मुयस्सर है उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ मैं इसको इतनी आसानी के साथ नहीं देता, ये थोड़ी मामूली बात नहीं है। इस वक़्त हमारी हुकूमत ही नहीं या कोई इतनी ही नहीं, बल्कि पॉलिसी साज़ भी जो है
वो एक तरह से कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस बात में कोई शक नहीं, मैंने कहा पॉलिसी साज भी कंफ्यूज है। अगर ये खबरें दुरुस्त हैं जो आ रही हैं कि उनको कहा गया है कि 10 दिन के अंदर असेंबलियाँ तोड़ें या कीमत बढ़ाएं, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये हुकूमत चलना चाहती है उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा। पंजाब अभी तक उनको नहीं दिया गया और जिस तरह गवर्नर और सदर एक्ट कर रहे हैं उनसे किसी तरह की भी तवक्को की जा सकती है। प्रेजेंट हुकूमत अपने इत्तेहादियों पे कायम है। अगर इत्तेहादी किसी इशारे के मुंतज़र हों और उनको एक इशारा मिले तो ये हुकूमत टूट सकती है और उनको नो कॉन्फिडेंस का वोट देने के लिए कहा जा सकता है, जो सदर किसी वक्त भी कर सकता है। सदर की यही ज़रूरत है जिसके लिए रखा गया है, या इस तरह की बहुत सी ज़रूरतें होगी जिसके लिए रखा गया है। तो इसलिए इस हुकूमत को भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, पंजाब में उनका रोल नहीं हो रहा, फिर आपस में भी इख्तलाफात हैं, आपस में भी मुख्तलिफ तरह के तज़िये हैं, आपस में मुख्तलिफ तरह के मफादात हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत का कोई काम करना जो है मुश्किल दिखाई देता है। इसमें हो सकता है कि जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ है वो समझती हो कि 2 दिन की बात है, जैसे वो कहते हैं कि 48 दिन की हुकूमत है, उनके हिसाब से तो ये 18 तारीख को या 20 तारीख को इस हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर उनके तज़िये दुरुस्त है और उनको किसी ने इशारा दिया हुआ है और कुछ ऐसी बात मौजूद है, तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं क्या फ़ायदा, हुकूमत में बैठे हुए हैं, घर आज बदलेंगे कल फिर जी। लेना पड़ेगा। नहीं, गोया वो इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा है, वही लेजिटिमेट रूलर है। ये ठीक बात है। भी कही जा सकती है और ये बात उनका समझना और कहना जो है सूरत हाल को और गंभीर और नाजुक और ख़राब करता है। इन ठीक। सारी मामला को देखने के लिए सिर्फ इतना ही मसला नहीं है कि कीमतें बढ़ाने या कम करने से मसला तय हो जाएगा, बल्कि मसला ये है कि आने वाले दिनों में क्या फैसले होने वाले हैं ठीक। और किसने क्या फैसला करना है। राइट। फैसला किसी एक ने करना और किसी एक के हाथ में भी नहीं। ठीक। वहीद हुसैन साहब, जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो सरकारी घर और गाड़ी वापस नहीं कर रहे, इस इकदाम से कितना इमेज अवाम में खराब हो रहा है पीटीआई रहनुमाओं का? बहुत शुक्रिया जवाद। बेसिकली जो इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और जो एक आपको टेंशन दिखाई देती है, उससे तो शहजाद साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से कहा कि पूरे हमारा जो पोलिटिकल जो सिस्टम है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें पीटीआई को जब हम ये सवालात करते हैं इमरान खान साहब से या उनके जो रफ़क़ा हैं, जो उनकी सेकंड टियर लीडरशिप है, उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो वो इस बुनियाद पे किया जाता है और आज शायद आप इस बुनियाद पे ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो स्टैंडर्ड रखे थे जी। सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, गवर्नेंस के लिए, वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर रखे थे। जब 2018 के इंतखाबात से कबल अगर आप उनकी तमाम तकरीरें उठा के और अब भी अ, अगर आप उनकी तकरीरें देखें, अभी भी सवाबी में वो लगे हुए थे, तो ऑलमोस्ट वही बातें वो अभी भी कर रहे हैं। तो जब आप इतना हाई मॉरल ग्राउंड सेट करते हैं अपने लिए, जब आप कंपेयर करते हैं कि बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे डाकू हैं, बाकी सारे जो हैं वो कोई कन्विक्टेड हैं, कोई लोगों ने ज़मानतें ली हुई हैं, तो उस तनाजुर में जब आप पीटीआई को कंपेयर करते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये सवाल उठता है कि आप किस हैसियत से केपीके के जो चीफ मिनिस्टर को मिला हुआ हेलीकॉप्टर है उसको अपने जलसों के लिए, आप किस हैसियत से गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने भी रखी हुई है। आप किस हैसियत से जब आपने रिज़ाइन कर दिया है, तो आप सरकार जिसके ऊपर टैक्स पेयर मनी जो है, वो लग रहा है, उसके घरों के अंदर किस तरह से आप रिहाइश पज़ीर हैं और अगर आप इतने ही मतलब आपने ये फैसला किया हुआ है, तो फिर आप जाएँ स्पीकर के पास और जो एक लीगल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें और बेहतर ठीक। तरीके से आप फाइनली असेंबलियों से बाहर आ जाएं। 2018 में आपको सॉरी जी। 14 में आपको याद होगा इन्होंने इसी तरह इस्तीफे दिए और फिर 6 कबूलियत। महीने के बाद 4 महीने के बाद दोबारा जब ये वापस गए तो इन्होंने तनख्वाहें भी ले ली, इन्होंने ठीक है। मराहत भी ले ली और अभी भी खबरें यही आ रही है कि ये तमाम मराहत भी ले रहे हैं, सैलरीज भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ अवाम को जो है वो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ठीक तो है। उस मॉरल ग्राउंड जिसकी वो इमरान खान साहब बात करते हैं स्टैंडर्ड की, उसके ऊपर अगर इनको जज किया जाए तो डेफिनेटली दे आर मिसलीडिंग द नेशन। ये ठीक। लोगों से धोखा कर रहे हैं और ये जी। भी बाकी सियासी जमातों और बाकी सियासी कायदीन की तरह
वही सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट है। मोना, आप क्या समझती हैं, कितना इमेज पीटीआई रहनुमाओं का खराब हो रहा है इस इकदाम से? इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि अभी ये बात सही है कि ये पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा लगने लगा है। जब ये इनिशियली ऐसा ऐलान हुआ था और खान साहब ने कहा था कि मुझे अगर अकेला भी इस्तीफ़ा देना पड़े तो मैं अकेला इस्तीफ़ा दूंगा, तो उस वक्त तो इसमें बड़ी एक सीरियसनेस और बहुत इसमें एक वो लग रहा था, जैसे कहते हैं ना कि हाई मॉरल ग्राउंड और बहुत अपने प्रिंसिपल उसूल की बात लग रही थी। लेकिन अभी तक ताहाल अगर ना इन्होंने प्रोसेस मुकम्मल किया है, स्पीकर के पास जाकर ना इन्होंने फर्दन फर्दन जाकर अपने इस्तीफों को एंडोर्स किया है और ना ये चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, सरकारी चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, तो ये बहुत इस वक्त अफसोस की बात है। और ये वाकई इसलिए ज़्यादा अफसोस की बात है क्योंकि यही तमाम चीज़ें अगर इनके किसी हरीफ ने की होती या ये नून लीग ने किसी ने भी की होती, मैं ये नहीं कहती उन्होंने की नहीं है, उनकी तरफ से ऐसी मिसालें तो बहुत मिलती हैं। मुझे परवेज रशीद साहब का भी याद पड़ता है कि कोई पता नहीं कोई गेस्ट हाउस था जिसमें वो रह रहे थे, जी। उस हवाले से आपको याद होगा उनकी सेनेट मेंबरशिप के हवाले से भी एतराज़ात उठाए गए थे जो कि फिर एक्सेप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो मेंबर सेनेट नहीं बन पाए। उनके उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आई थी। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ आज के दिन, आज की तारीख में सामने आती किसी भी इनके हरीफ जमात के हवाले से, तो ये ज़ाहिर है इन लोगों ने आसमान सर पे उठा लेना था, जिस तरह की इन्होंने बातें करनी थी। लेकिन अपनी तरफ से जो अपना अपना जो भी किए जाए उसके ऊपर कोई इनको मतलब ये थोड़ी सी भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं करते, बल्कि धड़ल्ले से जिस तरह से इस चीज़ को डिफेंड किया जा रहा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा शर्मनाक है। ये कहना कि हम चोरों के हवाले नहीं करना चाहते। एक और बयान मैंने सुना था असद कैसर साहब की तरफ से कि सरताज अजीज साहब का उन्होंने कोई मिसाल उनकी दी थी कि सरताज अजीज साहब जो हैं वो उन्होंने भी घर खाली नहीं किया था, इसलिए मैं भी घर खाली नहीं कर रहा, मुझे भी इसमें टाइम लगेगा। कोई उन्होंने तारीख भी दी है कि मेरी नई रिहाइशगाह तब तक बनेगी तो तब तक। अजीब सी बात है, मतलब अगर उनकी कोई जिस वजह से भी उनकी नई रिहाइशगाह का शिकार है तो उनको चाहिए वो रेंट पे किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। ठीक। यही जो बातें हैं ये इनके दीगर गुजरा पे भी अप्लाई करती हैं। मतलब स्टेट जी। क्यों उसका उसका खर्चा भुगते, मुझे इसकी। और साथ साथ ये कि जाहिर है उनका उनको पिछले वालों से इसलिए भी कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका तो ट्रांजिशन हुआ जी। था ना, वो खुद तो छोड़कर नहीं गए थे असेंबली, वो तो एक इलेक्शन हुआ फिर उसकी वजह से नई हुकूमत आई, जी। तो वो उसके साथ क्या कंपेयर, जैसे कहते हैं ना जो एक लानत भेजा करते थे ये लोग असेंबली पर, ठीक। उसी तरह से इन्होंने कहा कि हम लानत भेजते हैं इस तरह की असेंबली पे जहां पर चोर डाकू बैठे हैं, हम इसको छोड़कर जा रहे हैं। तो एक तरफ उस तरह की बात करना, लेकिन कहना अच्छा लेकिन छोड़कर तो जा रहे हैं लेकिन प्लीज ये थोड़े दिन मैं गाड़ी रख लूं, थोड़े दिन के लिए मैं घर रख लूं, तो ये उस तरह की बात ऐसे ठीक। महसूस हो रही है कि ये इस तरह का आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत की जानिब से जो फैसला साजी में ताखीर की जा रही है उसका मुल्क को कितना मुआशी नुकसान हो रहा है। ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से फैसला साजी में ताखीर की जा रही है, कितना सज्जाद मीर साहब आप समझते हैं हुकूमत को सियासी और मुल्क को मुआशी नुकसान हो रहा है इसका? असल में इसकी तशरीह तो हम पहले सवाल में कर चुके हैं कि ये ताख़ीर हो रही है तो क्यों हो रही है। एक तो सारी ज़ाहिर है एक से ज़्यादा पार्टियां जिन्होंने मिलकर कोई फैसला करना है। फिर दूसरी बात ये है कि ये इस बात का भी इम्कान पैदा होता है कि अगर उन्हें कुछ कहा जाए कि ये फैसला यूं नहीं यूं करो तो वो असेंबली ख़त्म भी हो सकती है। ये तहलील ना करना चाहें तो भी जो पार्टनर हैं उनको अलग किया जा सकता है। मैं मोहतात लफ्ज़ों के साथ सूरत को बयान कर रहा हूँ। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 7 दिन के अंदर या तो ये कीमतें बढ़ाएंगे या फिर ये है कि ये असेंबलियों को तोड़ेंगे, तो वो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। ये तो एक ऐसी अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है कि एक बंदे को नहीं पाकिस्तानी साज़ों ने मनसूबा बनाया, वो निकाल दिए गए, फिर उनको एहसास हो गया चाहे बैनुल-अक़वामी साज़िश करने वाले हों, चाहे मकामी पॉलिसी बनाने वाले हों, उनको एहसास हो गया कि गलती हो गई, या ये कि ये किसी को दाज दे रहे हैं, फिर उनको इमरान को फील्ड में ला रहे हैं कि वो आए और आके वो एक नई सूरत हाल से दो चार हो। जो भी सूरत हाल है ये किसी तौर पर मुल्क के लिए कोई खुशाइंद नहीं है। यही कहा जा सकता है कि ऐसी सूरत हाल का नतीजा है जहाँ सिविल आमियत निकलती है या मार्शला निकलता है। लेकिन चूंकि इस मुल्क में नुमाइश कहा जाता है कि अब नहीं है और सिविल आमियत कोई लाना यहाँ आसान काम नहीं है, इसलिए ठीक है। एक ऐसी कंफ्यूजन या ऐसा क्लैश पैदा हो सकता है जो मुल्क के लिए मसाइल की सूरत हाल पैदा कर सकता है। ठीक है, यही हालात हमारे लिए इस वक्त हम दरपेश हैं और हम अगर वो फैसला साजी में देते हैं
तो फैसला साजी में देर करना एक लाजमी बात है कि अब कीमत बढ़ाएंगे, पुराने लोग छोड़ गए हैं, वो कीमतें उन्होंने बढ़ाई नहीं है। बढ़ाते हैं तो बलबा अपने सर पे देते हैं और नहीं बढ़ाते, IMF से जो वादे किए हुए, इंटरनेशनल वादे किए हुए हैं, उनको आप वायलेट जी करते हैं। उसके अलग रिपरकशन है। ठीक है। तो सारी सूरत-हाल ये है कि फैसला करना टू बी या नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा सवाल है, जो सबको दरपेश है, हुकूमत को भी दरपेश है। पाजी साहब अपने ठीक हिसाब है, से उसको फैसला करना देखते ना हैं करना एक और बहुत दूसरे बड़ा लोग सवाल उसको आपका अपने पॉइंट है। हिसाब से वहीद हुसैन साहब, कितना हुकूमत को सियासी और मुल्क को मुआशी नुकसान हो रहा है, फैसला साजी में ताखीर की जा रही है? जी, जैसा सजाद मीर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक़्त एक तो ये है कि मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन है, सियासी एतबार से भी। और ज़ाहिर है कि जब तक सियासी क्लैरिटी नहीं होती, आपकी माशी जो डिसीजंस आपने करने थे, उस हवाले से भी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है शहबाज साहब की गवर्नमेंट को। शहबाज साहब के ऊपर जो प्रेशर है, पहली बात तो ये है कि यूँ ये आए थे पहले हफ्ते में ही, अगर ये पेट्रोलियम और ये जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, अगर इनको बढ़ा देते तो जाहिर है कि वो दे कुड हैव शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी ऑन पीटीआई कि जी चूंकि उन्होंने इसको फेस कर दिया था। 350 बिलियन का इन्होंने एक मिनी बजट जनवरी में दिया था जो एग्री करके आए थे IMF के साथ। सो हमारे लिए अब ये नामुमकिन था कि हम इसको रोक पाते, तो फिर तो कोई सूरत हाल डिफरेंट होती। अब शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि पार्टी के अंदर एक दो किस्म की राय पाई जाती है। एक वो राय है और वो अभी तक एग्जिस्ट करती है कि हमें ये गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, हमें फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। तो यही वो सवाल है, यानी जो एक सियासी कास्ट है इसकी, जो क्रिटिकल कास्ट है मईशत को बेहतर करने के लिए, प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, वो बहुत बड़ी है। और यही एक नुक्ता था जिसके ऊपर लंदन में मुशावरत की गई जी नवाज शरीफ साहब के साथ, और अब वो मुशावरत जो है यहाँ पे की जा रही है, उसके ऊपर अब फैसला जो है वो होना बाकी है। सो ये एक ऐसी सूरत हाल में, यानी डेविल इन द डीप सी में ये गवर्नमेंट जो है जी वो इस वक्त फंसी हुई है। जो आगे की तरफ जाते हैं तो फिर भी ये खराब होते हैं, पीछे की तरफ आते हैं तो फिर भी खराब होते हैं। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर किस्म की सूरत हाल है। और शहबाज शरीफ साहब को मालूम नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या उनको करना चाहिए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाके जो मीटिंग्स की थी IMF के साथ, उन्होंने कहा था कि हम ये जो सब्सिडी है इसको हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अभी आप देखें कि इस जी दफा भी, यानी आज 16 तारीख है और सोचा ये जा रहा था कि शायद ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, लेकिन हुकूमत ये फैसला नहीं कर पाई। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। और मईशत को आपने बचाना है या ठीक सियासत है। को आपने बचाना है, ये आपको देखना होगा। और बेहतर यही होगा PMLN के लिए कि इस सूरत हाल में जितना जल्दी इलेक्शन में जाया जाए और ये सारे मुश्किल फैसले जो हैं वो एक इंटरिम गवर्नमेंट को दे दें कि आप करके नई गवर्नमेंट जो भी आए इलेक्शन के बाद उसको फिर ठीक है, हैंड ओवर कर दें। बिल्कुल ठीक है। मुना, आप क्या समझती हैं, ये फैसला साजी में ताखीर कितना हुकूमत को सियासी और मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचा रही है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं। आज भी स्टॉक मार्केट में जो हमने हाल देखा है और वो पिछली तकरीबन 1 हफ्ते से जारी है, इनडिसाइसिवनेस नज़र आती है। डॉलर के बनिस्बत रुपया गिरता चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। जबकि PMLN गवर्नमेंट को हम सबसे ज़्यादा इस मामले में एक्सपर्ट मानते थे कि वो डॉलर के बनिस्बत रुपए को संभाला दे सकते हैं और वो माजी में देते भी रहे हैं। लेकिन वो 118 से 186 तक जो गया था, उसका इल्ज़ाम तो दे रहे हैं PTI को, लेकिन 186 से अब जो 195 पर जा पहुंचा है डॉलर, उसके हवाले से क्या बयान है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? बहुत ज्यादा सवालात हैं और बहुत कम जवाबात हैं। ये वाकईतन इनको नुकसान हो रहा है इसका, अगर हम इसको IMF के सेंस से देखें। लेकिन मैं एक बात और ऐड करती हूँ कि जो ये इन्होंने होल्ड की है ना पेट्रोलियम की कीमतें, आप ये भी बहुत कम लोग इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात करना भी बड़ा जरूरी है। एक तो ये जी कि इनके ऊपर सियासी इसका बहुत सख्त मलबा गिरेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, सारी जमातों पर गिरेगा और PMLN पर सबसे ज्यादा गिरेगा। लेकिन दूसरा, अवामी सेंस से अगर मैं बात करूं तो क्या हम उस महंगाई के तूफान का तसव्वुर भी कर सकते हैं जो आ जाएगा अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो? क्योंकि ये बेशक टारगेटेड सब्सिडी नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसकी वजह से डायरेक्ट असर इसका आता है इन्फ्लेशन पर। इस वक्त इन्फ्लेशन आसमान से बातें कर रही है, चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। अगर वो भी तब जब पेट्रोल की कीमतें हमने ऑन होल्ड रखी हैं, अगर ये हम छोड़ तो थोड़ा सा भी इजाफा इसके अंदर कर दें
तो क्या कोई अंदाजा किया जा सकता है कि महंगाई कहाँ चली जाएगी? पॉलिटिकल इसकी एस्पेक्ट आप साइड पर रखें। तीसरा इसका एस्पेक्ट है अवामी एंगल। अवाम को क्यों हम लोग इसका खामियाजा भुगतने पे लगाया हुआ है हमने? ये इस बात को भी मुझे लगता है सोचना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो इस कोएलिशन गवर्नमेंट से बनता है, वो ये बनता है कि क्या इनको इन हालात का पता नहीं था जब ये इन्होंने तो ज़िद की है ना, ये तो ज़िद करके आए हैं। इन्होंने पीटीआई को घर भेजा है, इन्होंने कहा हमें लेके आए, हम बेहतर परफॉर्म करेंगे और हम रिलीफ देंगे आवाम को। तो क्या उस वक्त इनको नहीं पता था कि इस वक्त किस नहज पर जो ये इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तब की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे कि आपने बिल्कुल डुबो दिया है मईशत को, मुल्क को डुबो दिया है। तो इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी अगर इनके पास कोई रोड मैप नहीं था, तो ये इन तमाम 13 जमातों के ऊपर बहुत सख्त सवालिया निशान है। और अब आगे आने वाले दिन मैं हकीकतन जो मुझे लगता है वो ये है कि बहुत सख्त है, और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुझे लगता है इसके अंदर फिर से कोई अपना कारनामा दिखाने वाली हैं, या इनका एटलीस्ट कोई ऐसा प्लान लगता काफी है। बड़ा इशारा दे दिया मोना आपने। शहनाज चौधरी साहब, आपको भी लगता है कोई इत्तेहादी जमातें कोई बड़ा कोई काम करने वाली है, कोई इशारा देने वाली है, और ये तो ताखीर कर रही है हुकूमत, कितना नुकसान हो रहा है इसका? अच्छा देखिए, जब भी कोई हुकूमत आती है तो अपने साथ पॉलिटिकल कैपिटल लेके आती है, यानी उसकी मेजॉरिटी होती है, मैंडेट होता है। तो और वो पॉलिटिकल कैपिटल इसलिए लेके आती है कि वो अपने टाइम के दौरान, टेन्योर के दौरान उस कैपिटल को खर्च करे और सियासी फैसले और माशी फैसले करे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो उस कैपिटल को इस्तेमाल करते हुए सही फैसले जो हुकूमत और सियासत और रियासत के हक़ में होते हैं और आवाम के हक़ में होते हैं वो किए जाते हैं। अगर ये नहीं कर रहे फैसले वो, तो इसका मतलब है इनके पास वो कैपिटल नहीं है। अगर वो पॉलिटिकल कैपिटल इनके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर ये सही हुकूमत नहीं है, ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, क्योंकि बगैर कैपिटल के आई है, इसके पास असासा नहीं है, सियासी असासा। और अगर सियासी असासा बचा के रख रही है तो ये पता होना चाहिए, तो बहुत माहिर सियासतदान है कि सियासी असासा खर्च करने के लिए होता है, मैंडेट इसलिए दिया जाता है आपको, बचाने के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं होता। तो फिर जैसी भी सूरत होगी, अवाम के अंदर मुश्किलात आएँ या मुल्क दिवालिया हो जाए, यही सवाल है ना कि अवाम मुश्किलात में पड़ जाएंगे, ज़्यादा तकलीफें हो जाएंगी, या मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अगर इन दोनों में से इन्होंने मुल्क दिवालिया की तरफ जाने का फैसला कर लिया और वो फैसले ना किए, तो इसका मतलब है फिर तो ये इनके पास ये बिल्कुल ही एक अपनी साख खो देंगे। यानी ये आई हुकूमत बड़े ज़ोरों शदोमत के साथ और कुछ कर नहीं पाई और ऐसे ही फेल होकर चली गई। तो बहुत बड़ा नेगेटिव है PMLN के लिए। मेरा ख्याल है वो सिर्फ इसको ये ना देखें कि जो असरात आएंगे वो क्या होंगे, बल्कि ये देखें कि जब वो इस तरीके से जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, हशर क्या होगा। तो पंजाब को अंदर जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है अगले इलेक्शन के अंदर, फिर देखिए वहाँ पर मुकाबला बराबर फिर से हो जाएगा। एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पर PMLN को कोई PTI हाथ भी नहीं लगा पा रही थी अपने टेन्योर के आखिरी दिनों में, अब वो बराबरी की सतह पे मुकाबला करेगी। तो बहुत बड़ा नुकसान है और इनको कुछ ना कुछ फैसले ज़रूर करने पड़ेंगे जो कि उनकी अपनी सियासत को और साख को बचाने के लिए होने चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान साहब के नए बयानी की, जिसमें वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, हुकूमत की जानिब से अदालती कमीशन बनाने की पेशकश की गई है, क्या दुरुस्त फैसला है? ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। इमरान खान की जान को खतरा है, इस बात का इजहार वो अब जलसों में कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक वीडियो भी उन्होंने इस हवाले से रिकॉर्ड करवा ली है, और उन्होंने फैसलाबाद जलसे में इस बात का इजहार भी कर दिया। हुकूमत की जानिब से मुना अदालती कमीशन बनाने की पेशकश की गई है, दुरुस्त फैसला आप समझती हैं? जी देखें, इमरान खान साहब एक कौमी लीडर हैं और उनकी जान हम सब के लिए बहुत अजीज़ है, और अल्लाह उनको और तमाम दीगर लीडरान को इस मुल्क के अवाम के समेत अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबसे पहले तो ये बात है, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और जब से उन्होंने ये बात की है, मैं हमेशा से इस बात की हामी रही हूँ कि इसकी छानबीन करनी चाहिए, हुकूमत को इसका पता लगाना चाहिए, उनको फुलेस्ट सिक्योरिटी देनी चाहिए, जो कि गालिबन दी भी जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान काफ़ी पहले से कर रखा है। खान साहब भी आपको पता है रोज़ाना की बुनियादों पे बग़ैर किसी डिले के और बग़ैर किसी ताख़ीर के, कोई बीच में गैप के बग़ैर वो जलसे कर रहे हैं। तो लिहाजा वो भी ज़ाहिर है एक अपने आप को एक तरह से एक्सपोज़ कर रहे हैं अवाम को या पब्लिक को। जलसे करना उनका हक़ है और ये तमाम चीज़ें जलसों में भी इंश्योर होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर कि उनकी सिक्योरिटी पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना आए। और इसकी छानबीन भी होनी चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो कि इतनी बड़ी कंस्पिरेसी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम वो इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं किसी भी लीडर के खिलाफ कंस्पिरेसी करके। क्योंकि बेनज़ीर शहीद की जो शहादत हुई है, उसके बाद से जो एक काली ज़र्द पाकिस्तान के ऊपर आई है,
मुझे लगता है हम उसको अभी तक अंडू नहीं कर पाए हैं, तो ये चीज़ बहुत ही परेशान-कुन है। लेकिन मैं इसमें इज़ाफ़ा सिर्फ़ इस बात का करना चाहती हूँ कि खान साहब पता नहीं अब जितना दर्द हमारे दिलों में उनके लिए है और हम जितनी तशवीश हमारे दिलों में उनके लिए खान साहब के लिए है, जब से उन्होंने इस थ्रेट का और इस कंस्पिरेसी का ऐलान किया है, उतनी ही तशवीश हमारे दिल में तब थी जबकि नवाज़ शरीफ साहब और उनके डॉक्टर्स ये बात करते थे कि उनकी जान को खतरा है। हम्म, और इमरान खान साहब इस वक्त आज़ाद हैं माशाल्लाह, उनके ऊपर कोई इस तरह की कदगन नहीं है, वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब ऑन द अदर हैंड उस वक्त कस्टडी में थे, कोट लखपत जेल में थे, जी बंद थे। तो ज़ाहिर है उनके लिए उनके खिलाफ इस तरह की कोई चीज़ करना ज़्यादा आसान था ना। लेकिन खान साहब के खिलाफ तो इस तरह की चीज़ करना ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है, और ठीक। खुदा ना ख़ास्ता कभी किसी के खिलाफ ना हो। लेकिन आई होप कि खान साहब को अब रियलाइज़ हुआ होगा कि जो दर्द उस वक़्त लोग महसूस करते थे और उनको खान साहब और उनके सपोर्टर्स लिफाफा और पता नहीं क्या-क्या कहकर पुकारा करते थे। अपनी खान साहब ने अपनी काबीना का मज़ाक उड़ा डाला था। उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा का मज़ाक उड़ाया था कि ये तो जी रोने लग गई थी। जी तो आई होप कि खान साहब को अब थोड़ी सेंसिटिविटी का एहसास हुआ हो कि ये बातें सिर्फ़ मज़ाक में लिए जाने के लिए नहीं होती हैं। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने अब इस मामले पर अदालती कमीशन बनाने की पेशकश की है, दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? देखिए, हुकूमत का अदालती कमीशन बनाने का मकसद ये है कि शायद वो इमरान खान साहब का जो क्लेम है उसको आ, किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि किस हद तक सच्चाई है या सच्चाई नहीं है, ताकि लोगों में ये लाया जाए और आवाम को बताया जाए कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। ये वही वाला मामला है, वो जो अमेरिका वाले क्लेम का जो उनके आमतौर पे खान साहब करते हैं कि अमेरिका ने मुझे धमकी दी है, और वो किस किस्म का लेटर है, वो क्या मरासला है, हमारे जो सफ़ीर ने लिखा है वहाँ पे, तो अमेरिका ने तो नहीं लिखा, लेकिन बाहर सूरत तो इस किस्म का मामला है जिसको कि ये हुकूमत उस तरह ट्रीट करना चाह रही है। लेकिन जिस तरह मोना ने कहा, मैं पूरे तरीके से एग्री करता हूँ। देखिए, दुश्मन मुल्क बहुत ज़्यादा है, दुश्मन हमारे हमारे दुश्मन हर तरफ फैले हुए हैं, और वो जो दुश्मन है वो हमें किसी भी तरीके से सियासी तौर पर परमानेंट नुकसान पहुँचा सकता है। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को या किसी और लीडर को आइंदा या कभी भी कोई नुकसान हो तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा असरात उसके हो सकते हैं। हमारी तारीख ऐसी है, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी हिफाजत भी की जाए, उनको मुकम्मल सिक्योरिटी भी दी जाए, और जो कुछ उनको अश्योर किया जा सकता है जिस तरीके से हमें अश्योर करना ज़रूरी है। और हमारे तमाम इदारे और तमाम जो महकमे हैं उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए तमाम लीडर्स के लिए कि उनको मुकम्मल हिफाजत और मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए। वहीद हुसैन साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत अदालती कमीशन बनाने जा रही है इस मामले पर, दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? जी देखें, पहली बात तो ये है कि कमीशन वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो क्लेम है उसको शायद उस कमीशन के अंदर वो परखना चाहेंगे या उसकी तह तक पहुंचना चाहेंगे। दो इसके स्पेसिफिक थ्रेट टू द इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब ने तकरीर में ये कहा है कि मुझे स्पेसिफिक थ्रेट है। मतलब वो अपनी एनोलॉजी जो है वो लियाकत अली खान शहीद के साथ कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत ज़्यादा इन पिछले चंद हफ्तों के दौरान उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की कि वो भी मतलब एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाना चाहते थे पाकिस्तान की। मैं भी वही कुछ कर रहा हूँ, तो अमेरिका जो है या मगरब जो है वो मेरे खिलाफ है। तो वो जो वीडियो है बेसिकली वो उन्होंने उन किरदारों की बात की है जिन्होंने इस सारे साजिश या जो मुदाखलत व्हाटएवर यू कॉल इट उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, बुनियादी तौर पे वो है, और साथ उसके अपनी यानी लाइफ के हवाले से भी उन्होंने उसके अंदर उसको शामिल कर दिया। एक तो ये स्पेसिफिक थ्रेट टू इमरान खान साहब। दूसरा एक जेनेरिक देखें, इस मुल्क इस खित्ते की सूरत हाल अभी तक स्टेबल नहीं हुई है। अफगानिस्तान, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। चीनी जी जो हमारे दोस्त हैं, बाशिंदे हैं कराची में, जिस तरह से वाक़या पेश आया जिससे काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उसको हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। जी अगर आप पिछले 2 दहाइयों के दौरान देखें तो बड़े यानी जनरल मुशर्रफ व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके ऊपर 4 से 5 हमले हुए। और ये जो पिंडी चकलाला के पास जो हुए थे 2, वो तो शदीद किस्म के हमले थे। अल्लाह ने उनकी जान बचाई वहाँ पे। मौलाना फजल रहमान गफूर हैदरी जब डिप्टी चेयरमैन थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ, और ये जी दोनों मौलाना के ऊपर और गफूर हैदरी के ऊपर बलूचिस्तान में हुआ। मीर मकाम, आफ्ताब शेरपाओ, इसी तरह बशीर बिलोर जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उनका साहबजादे हारून बिलोर जो हैं वो हम्म, सर्वाइव नहीं कर पाए। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाई जी अनफॉर्चुनेटली।
लिहाजा जो सिचुएशन इस वक्त है उसके दौरान जिस तरह इमरान खान साहब जलसों में जा रहे हैं, जब उतरते हैं तो फिर वहां पे 1000, 2000, 3000 लोग उनकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो तो कायम दायम रहेंगे। और आपको मालूम है कि ठीक है। बेनज़ीर साहिबा को उस वक्त के DGMI जो थे नदीम ताज साहब, उन्होंने उनको उस दिन कहा भी था कि बीबी आपके हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तो आपने शाम वाला जो जलसा है लियाकत बाग का उसको अवॉइड करना है, वहां नहीं जाना। लेकिन एक ठीक। सियासी जो लीडर होता है उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल होता है कि क्या उसने अवाम में जाना है या नहीं जाना। तो ये सारी सूरत हाल इमरान खान साहब को जहन में रखनी चाहिए और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली हमारी गवर्नमेंट है उसको भी जहन में रखना होगा। सज्जाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज़ कट गई थी, इस मामले पर आपका मौक़िफ़ चाहिए। जी, मौका बड़ा वाज़ेह है इस मामले में, कोई इसमें छुपी बात नहीं है कि इमरान खान साहब को किसी भी बड़े लीडर को सिक्योरिटी खतरा तो हो सकता है। और जिस तरह वो दुश्मनों को, मुखालफों को, हर बड़ी ताकत को दीवार से लगा रहे हैं, तो एक नेचुरल खतरा भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ी बात है, वो इमरान ये भी चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी को ज़्यादा टाइटन किया जाए और सिक्योरिटी के साथ वो शायद प्रोटोकॉल भी चाहते हैं। वो सारा ये हेलीकॉप्टर फलाना आना जाना और जो तरीका इख्तियार किए हैं, वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी प्रोटेक्शन चाहते हैं, ये भी उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन हुकूमत ने ठीक किया है कि उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और जुडिशल कमीशन फैसला करे। ज़ाहिर है इमरान इस पे कुछ हाँ या ना नहीं करेंगे, वो तो एक अब इलेक्शन स्टंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है खतरा नहीं मौजूद, खतरा तो हर सूरत में मौजूद है और इमरान ने जो स्टांस इख्तियार किया है, इसमें खतरे का होना रियल है और नेचुरल। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, वहीद हुसैन साहब, मुना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।